हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, आपका अपना फिजिक्स टीचर एट वेदांतो महाराष्ट्र। हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स गाइस। हमें पता है ऑलरेडी ग्रेविटेशन पूरा हो चुका है इस चैनल पे। हमने वहां हर एक चीज डिटेल में पढ़ी, कहानियों की मदद से पढ़ी, न्यूटन की पूरी स्टोरी को जाना, केपलर और टाइको ब्राहे की स्टोरी को जाना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, पोटेंशियल एनर्जी, देन एस्केप स्पीड, हर एक चीज को हमने जाना। तो नाउ लेट्स क्विकली रिकैप एंटायर चैप्टर इन डिटेल इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ग्रेविटेशन चैप्टर का सबसे पहले वेटेज आपको पता है कि ये चैप्टर 5 मार्क तक का हो सकता है आपकी क्लास 10th एसएससी की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इसमें ये सारे टॉपिक है: ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड एस्केप स्पीड। इन सारे टॉपिक को हम टेक्स्ट बुक की मदद से जानते हैं सबसे पहले, ताकि आपको टेक्स्ट बुक से फेमिलियरिटी मिले। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आओ, ग्रेविटेशन के बारे में बात की। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा फिनोमिना है बेटा जिससे सारी चीजें आपस में अट्रैक्टेड होती है, सारी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये गुरुत्वाकर्षण का फिनोमिना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन एंड इट इज द नेचुरल फिनोमिना बाय व्हिच ऑल द थिंग्स विद मास अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये उसका डेफिनेशन हो गया ग्रेविटेशन का। ठीक है, ग्रेविटी का नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड का नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन इज अ फिनोमिना विद व्हिच ऑल द मासेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में। बेसिक सी न्यूटन की कहानी है। न्यूटन अपने खेत में बैठे थे, एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा नीचे क्यों गिरा। ये पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है, आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, मस्त है। ठीक है, फिर फोर्स और मोशन के ऊपर आता है। फोर्स और मोशन ऐसी चीज है, यानी कि हमें कभी भी कोई चीज को मोशन कराना है तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स लगाए मोशन हो ही नहीं सकता। तो सर्कुलर मोशन भी बिना फोर्स के नहीं हो सकता। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो फोर्स चाहिए, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखना, फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फोर्स जरूरी है ताकि कोई चीज की स्पीड बदले या उसका डायरेक्शन बदले, ये याद रखना। और हमारे सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है बहुत। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप देखोगे तो वो ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज को सर्कुलर बाउंड करके रखती है। कोई चीज सर्कल में घूम रही है ना, जैसे सैटेलाइट सर्कल में घूम रही है अर्थ के आसपास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है और इस सैटेलाइट को पकड़ के रख रही है। समझ में आ गया, सैटेलाइट को बाइंड करके रख रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, याद रखना। ठीक है, जैसे यहां पे ये रस्सी है जिस पे पत्थर टंगा हुआ है, तो पत्थर को इस रस्सी के अंदर की टेंशन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रही है। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं होती है, सिर्फ एक टाइटल दिया है। किन किन को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ एक टाइटल है, हर उस फोर्स को मिलता है जो की तरफ सर्कल में घूमने वाली चीज को पकड़े। जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में बना रहे। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर अर्थ के आसपास मून घूम रहा है तो मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़ कर रखा है अर्थ ने, ताकि मून अर्थ की ऑर्बिट में ही बैठा रहे। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। रस्सी घुमा, रस्सी से पत्थर घुमा और रस्सी के अंदर की टेंशन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। आई होप आपको समझा ये चीज। ठीक है, फिर आता है केपलर्स लॉ। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप एक बार जान लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको लिखा नहीं था वहां पे, मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं mv²/r। क्या? mv²/r, मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, m इज मास जो सर्कल में घूम रहा है, v वेलोसिटी जो सर्कल में घूमने की है वो। ठीक है, अब आते हैं केपलर्स लॉ पे। केपलर ने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3। सबसे पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में बताता है कि हम प्लैनेट के आसपास, जो सारे के सारे प्लैनेट होते हैं वो सन के आसपास सर्कल में नहीं घूमते, वो एलिप्स में घूमते हैं। एलिप्स खींचा हुआ सर्कल मान लो, ये सर्कल होता लेकिन हमने उसको खींचा तो एलिप्स बन गया। तो एलिप्स के फोकस पे सन बैठेगा और प्लैनेट्स उसकी ऑर्बिट में ऐसे घूमेंगे। एलिप्स के
फोकस पे सन बैठेगा और प्लैनेट्स इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे। तो ये पहला लॉ बताता है। पहला लॉ, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा लॉ क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। सन से उस प्लैनेट तक की जो ये लाइन है, ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी। यानी कि एरिया कवर करने की जो रफ्तार है इस प्लैनेट की, जो एरिया कवर करने की रफ्तार है वो सेम रहती है, लेकिन ऑर्बिट कवर करने की रफ्तार कभी फास्ट कभी स्लो हो सकती है। तो जहां सन से नजदीक है वहां प्लैनेट फास्ट होगा, फिर स्लोएस्ट होगा यहां, फिर वापस फास्ट होगा, फिर स्लो होगा, फिर फास्ट होगा। जहां पास वहां फास्ट। पास वाले रीजन को पेरिहीलियन रीजन कह सकते हो आप। दूर, अपार्ट, अपार्ट जहां स्लो होता है, अपार्ट वाले रीजन को एपीहीलियन कहते हैं। याद रहेगा। तो पेरिहीलियन और एपीहीलियन ये दो टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बाद में काम आएगा, कभी कभी काम आ जाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस। केपलर सेकंड लॉ तो बता दिया। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स को एक बार घूम के आने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड टी बोला जा सकता है, कैपिटल टी। एक बार घूमने का समय वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो एवरेज रेडियस अगर मैं आपको मान लू ना इसका, उसके क्यूब से। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस या क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड सन। ठीक है, वो आर जो है ना उसका क्यूब है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वैसा लिख सकते हो, या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट लिख सकते हो। केपलर का थर्ड लॉ है, याद रख लेना। ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों मैंने आपको बता दिए इसमें। तो तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ को ऑर्बिट लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या नेसेसरी है टू चेंज द स्पीड? ऑब्वियसली फोर्स। दूसरा, फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरा, यहां पे ए बी सी डी कहां सबसे फास्टेस्ट होगे हम, कहां हमारी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, तो जहां पास वहां फास्ट, तो ए पे हम सबसे फास्टेस्ट होंगे। याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर ये अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन द टाइम टी अरे यार कहां मैं, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइपिंग का, यहां डिवीजन की साइन आए तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट होता है, ये सही आंसर होगा। बीच में डिवीजन आना चाहिए, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब कांस्टेंट नहीं है। फिर ये आपको पीवाईक्यू दे रहा हूं, 2020 में पूछा गया था, ये केपलर्स लॉ लिखना है तो आप जरूर सही तरीके से लिख लेना। ठीक, फिर केपलर्स के वापस 2023 में भी पूछा था, केपलर्स लॉ लिखना है, आप सही तरीके से लिख लेना। अब आता है नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपली क्या कहता है कि दो चीजें, यहां ना ए नहीं है, ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा अल्फा जैसा। ठीक है, तो ए की जगह अल्फा जैसा कर देना। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, कोई भी दो चीज जिसके पास मास है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, एंड उन दोनों के बीच की जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। याद रहेगा, ये ग्रेविटेशनल लॉ के बात कर रहे हैं। अब इसमें ना कैपिटल जी के बारे में मैं बाद में बताता हूं, पहले ये जो फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लो। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 पहला मास, m2 दूसरा मास, r लिखो या d लिखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से सेंटर होता है, दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस। अब कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था, हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि 1 kg के मास एक मीटर से सेपरेट करना, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उतनी होती है कैपिटल जी की वैल्यू। 1 kg के मास 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उनके बीच में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना होता है हमारा ग्रेविटेशनल कैपिटल जी का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। 10 उसका ऐसा यूनिट के बारे में बोला है, तो उस वैल्यू कितनी है जी की 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन यहां दी हुई है, देख लो पेज नंबर 4 पे यहां पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल जी के बारे में तो आपको बदल गया, कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट बेटा, ये कहीं पे भी बदलता नहीं है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। फिर ये तो एक डेरिवेशन है, जैसे मैंने आपको बताई थी, केपलर्स लॉ यूज करके न्यूटन ने प्रूफ किया था
कि भाई फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उसकी डेरिवेशन है। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद रख लो, mv स्क्वायर बाय आर, है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। यहां पे आ जाओ, ये देखो, सबसे पहले आप सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी देर बाद में लो। देखो स्पीड, अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझना, इस डेरिवेशन में ऐसा मानते हैं कि प्लैनेट सर्कल में घूमता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं। तो सर्कल में घूमेगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कल घूमने में, एक सर्कल घूमेगा तो डिस्टेंस 2 पाई आर ट्रैवल करेगा, एक सर्कल घूमने का टाइम कैपिटल टी, तो स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स ना, सर्कल घूमेगा तो mv स्क्वायर बाय आर, v की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन टी, तो v की जगह 2 पाई आर अपॉन टी डाल दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 4m पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर दिख गया। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर कर देंगे। यहां ना आर का स्क्वायर है, यहां लिखा नहीं है, ठीक है, गलती हो गई, इन्होंने नीचे और ऊपर कैंसिल कर दिया, कैंसिल मत करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय आर जैसे ही आप कर दोगे तो आपको दिखेगा ऊपर आर क्यूब नीचे टी स्क्वायर। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होता है, केपलर का थर्ड लॉ बोलता है, क्योंकि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी कांस्टेंट होता है, तो ये सब कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गई। फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, क्योंकि हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आपकी डेरिवेशन है, उसी डेरिवेशन को यहां लिखा गया है, आपको चाहिए तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम बनाना जरूर याद रखना एग्जाम में, ठीक है, इस चीज को मत भूलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है ये सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे हैं, ये वाला बहुत इजी है, इसमें थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर टाइड्स जो होती है वो आती है ग्रेविटी की वजह से ही। मून की ग्रेविटी अर्थ के पानी को खींचती है, क्योंकि समंदर में जो पानी वो बहुत सारा है ना, थोड़ा सा नहीं है, तो उसको खींचती है, तो उसकी वजह से टाइड्स आती है, हाई टाइड लो टाइड। एक महीने में 2 हाई टाइड आएगी, 2 लो टाइड आएगी, याद रख लेना, ठीक है। हर 15 दिन में एक बार टाइड आती है, सही बोल रहा हूं ना, हर महीने में 4 बार टाइड्स आएगी, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, ऐसा, ठीक है, ये याद रखना। हर 15 दिन बाद टाइड्स आती है, हाई टाइड, तो ऐसे होता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आपको बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ दोनों मासेस के और उनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और तीसरी कोई चीज पे डिपेंड ही नहीं करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और तो क्या लिखोगे, मैंने सारी चीजें तो बाकी बता ही दी थी आपको, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, आप ये जरूर करना। सॉल्व एग्जांपल पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, ये एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, तो सॉल्व एग्जांपल से मार्क्स गवाना यानी कि हमारे हाथ के मार्क्स हम छोड़ देते हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका डेरिवेशन करने बोले तो फोर्स का फॉर्मूला अर्थ के लिए F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर को कैपिटल R लेंगे जब सरफेस पे है हम, जब सरफेस के ऊपर है तो स्मॉल r को लेंगे कैपिटल R प्लस h, सरफेस के नीचे है तो कैपिटल R माइनस d ले लेंगे स्मॉल r को। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m इज मास ऑफ द बॉडी। तो ये फॉर्मूले में F इज इक्वल टू mg को इक्वेट कर दिया तो mm कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R ली, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम g की वैल्यू बोल रहे हैं। कैपिटल G की वैल्यू रखी, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू रखी, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू रखी, तो g फॉर द अर्थ आता है 9.77 अप्रोक्सीमेटली, या 9.8। ऐसे ही मास ऑफ द मून रखोगे, रेडियस ऑफ द मून रखोगे, तो g की, स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 1.6 आएगी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। अर्थ के लिए 9.8 है, मून के लिए 1.6 है, मार्स के लिए 3.7 है, तो हर प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है, याद रहेगा, कोई डाउट है उसमें। अब ये g वेरी भी करता है, जैसे हम हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जाते हैं तो g कम होते जाता है, जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे जाते हैं तो भी g कम हो जाता है। g जो है हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ डायरेक्टेड होता है, याद रखना, क्योंकि अर्थ का ही है वो ग्रेविटी भाई, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होगा। ऊपर जाओगे तो भी कम हो जाएगी वैल्यू, नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगी। 4, 5, 10 किलोमीटर में उसकी वैल्यू में कुछ अंतर होता नहीं है। हम 50, 100, 150, 200, 5000, 6000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर इतना हेड पे जाएगी ना, तब जी की वैल्यू बदलती है। थोड़े से हाइट पे, अब मैं आप बोलूं मैं अभी तीसरी मंजिल पे हूं, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से तीसरी मंजिल में अगर 100 मीटर भी मानो उतनी हाइट को, तो भी उससे कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा।
आएगा, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये हाइट इतनी है ही नहीं जो रेडियस ऑफ द अर्थ के सामने काउंट की जाए। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है। समझ में आ गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो बॉडी के बीच में होती है, अगर हमने कोई मास को डबल कर दिया, कोई एक मास को डबल किया फोर्स डबल, दोनों मास को डबल किया फोर्स 4 गुना, अगर रेडियस को डबल किया फोर्स डिवाइड बाय 4। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि उसी के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। Earth attracts every object near towards it because of electromagnetic force, wrong, gravitational force। tidal waves किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की सॉरी मून की ग्रेविटी की वजह से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 into 10⁻⁻34, नहीं -11 होता है पावर, तो ये भी फॉल्स था। आई होप आपको समझा। ये न्यूमेरिकल कर लेना बहुत आसान सा है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बोर्ड एग्जाम में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसको आप अपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपको आएगा वो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ये सारी बातें तो जान ली हमने, उसका फॉर्मूला gm/r², gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी है बेटा, हमारी नहीं, मेरे पे, तेरे पे, सब पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है अगर हम सब सेम हाइट पे है। मेरा मास कितना भी हो, तेरा मास कितना भी, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपको बता दिया मैंने कि हम जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जाएंगे जी कम होगा, जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे आएंगे तो भी जी कम होगा। अब सरफेस पे ही जी मैक्सिमम है, सरफेस पे किधर मैक्सिमम है, पोल पे। क्यों, पोल पे रेडियस ऑफ द अर्थ मिनिमम है, इक्वेटर पे रेडियस ऑफ द अर्थ मैक्सिमम है। रेडियस ऑफ द अर्थ मैक्सिमम, जी मिनिमम। पोल पे रेडियस ऑफ द अर्थ मिनिमम, जी मैक्सिमम, क्योंकि पोल पे रेडियस छोटा है, इक्वेटर पे रेडियस 21 किलोमीटर से एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया, क्योंकि अर्थ बल्ज्ड है, ठीक है। तो ये चीज को याद रख लेना। मास और वेट, मास और वेट में क्या अंतर बेटा, मास कहीं चेंज नहीं होता, मास अमाउंट ऑफ मैटर है। वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg है, और वेट जो है कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ मुझे कितना खींच रही है वो मेरा वेट होता है, और तेरे को कितना खींच रही है वो तेरा वेट है। समझ में आ गया। मास का यूनिट केजी, वेट का यूनिट न्यूटन, वेट का एक और यूनिट है केजी वेट। 1 केजी वेट यानी 9.8 न्यूटन, 2 केजी वेट तो 9.8 का डबल। तो आप जो वेट को भी केजी में मेजर करते हो ना, वो एक्चुअली केजी में नहीं, केजी वेट में मेजर करते हो। समझ में आ गया। अगर आपने अपना वेट मेजर करने गए, आपको दिखा 5 के, आपका वेट 10 केजी है, 10 केजी यानी आप 10 केजी वेट आपका वेट है, तो 10 इंटू 9.8 करो तो 98 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अगर आप वेट मेजर करने के, आपका वेट है 50, ठीक है, तो आप 50 इंटू 9.8 करो, जो आंसर आता है उतना आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मास स्केलर, वेट इज वेक्टर। मास जो है कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा ये देखो, मास कभी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ तो मास होगा ना हर चीज का। तो वेट हमेशा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लिस्ट एट द इक्वेटर। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो डीप, डिक्रीजेस एज वी गो अप, याद रख लेना, ठीक है। Where will be the profitable purchase of 1 kg शुगर? शुगर कहां प्रॉफिटेबल होगी भाई, जहां पे आपका ग्रेविटी कम होगा वहां कम उसका वेट आएगा और आपको ज्यादा शुगर मिल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेटर पे क्या सवाल है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, उसका मास सेम रहेगा, वेट कम हो जाएगा। अगर उसका वेट जो है अर्थ पे 100 है तो मून पे हो जाएगा 16। समझ में आ गया। आई होप याद रहेगा। ये आपको 2023 में मास वर्सेस वेट पूछा था, कर लेना। 2024 में ये पूछा था। आपको सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। फ्री फॉल के बारे में इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। फ्री फॉल की इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें से u निकाल देते, a को g लिख देते तो v इज इक्वल टू जी टी फ्री फॉल की इक्वेशन बनती है। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर दूसरी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs तीसरी इक्वेशन, जहां पे s डिस्प्लेसमेंट है। डाउनवर्ड मोशन करोगे तो g को पॉजिटिव लगे और अपवर्ड मोशन करोगे तो g को नेगेटिव लगे। डाउनवर्ड मोशन करोगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, अपवर्ड मोशन करोगे तो स्पीड कम होती जाएगी। मैंने अपने क्लास में पूरा एक फ्री फॉल का टेबल बनाया, उसको याद रखना, कई सारे न्यूमेरिकल का आंसर आपको दिमाग में हो जाएगा उससे, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, छोटी मोटी हाइट पे अभी तक अपन mgh यूज करते थे, लेकिन अभी क्योंकि हाइट बड़ी हो सकती है, सैटेलाइट जितनी, सैटेलाइट 25,000 किलोमीटर के आसपास होती है, तो बड़ी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h लेना है। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी जो भी है, सैटेलाइट जो भी है उसका, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, एच कितने हाइट पे सरफेस ऑफ द अर्थ से। ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, उसको याद रख लेना, ठीक है। अब याद रखो मीडियम इन विच
ट्रू फॉल इज पॉसिबल। ट्रू फॉल, फ्री फॉल कहां पॉसिबल है? ऑब्वियसली वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वहां एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। एनर्जी possessed by body because of its position in gravitational field is called as gravitational potential energy. Gravitational potential energy goes on increasing as we go at the greater height. जितना हम हाइट पे जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्यों? जैसे हम हाइट पे जाएंगे इन्फिनिटी पे जीरो है, तो हम जीरो के तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर जीरो के तरफ जाते जाते बढ़ता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा दिखाया। ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है। 1 सेकंड पे अपन बॉल नीचे गिर गया तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs करो तो v मिल जाएगा। s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर करो तो कितना हाइट का टेबल है वो मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कराया भी आपको। ठीक है, आई होप आपको समझा। ये फ्री फॉल के बारे में क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो अहेड। ये सारी चीजें आप तो कर ही लोगे। एस्केप स्पीड के बारे में बात करो तो एस्केप स्पीड के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने की जरूरत पड़े तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ पे माइनस gmm बाई कैपिटल आर। हाइट जीरो है ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी माइनस gmm बाई कैपिटल आर। इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो ये टोटल इक्वल टू जीरो कर दो। वो दोनों इक्वल टू जीरो हो गए तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो हाफ ये 2 उधर चला गया, स्मॉल एम कैंसिल, तो ये डिराइव हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय r, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm बाय r। मास ऑफ द अर्थ डालो, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू डालो तो v की वैल्यू आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे gm और r को इस तरह से सिंप्लीफाई करके रूट 2gr भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। बाकी ये उसका करेक्ट फॉर्मूला है। अर्थ के लिए वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, मून के लिए आपको ये एस्केप वेलोसिटी कितनी है? इतनी है 2.372 किलोमीटर। याद रखना, ये केपलर्स लॉ का फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसमें से हमने फ्री फॉल की इक्वेशन बनाई। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन के लिए ये, अपवर्ड मोशन के लिए भी दे दिए मैंने। पोटेंशियल एनर्जी ये रही और इसी के साथ में एस्केप स्पीड। ये पूरा टेबल है, माइंड मैप है आपके सामने। इनकेस आपको रीड नहीं हो रहा होगा तो ये लो, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड को यूज करके न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर प्रूफ किया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एस्केप स्पीड रूट 2gm बाय कैपिटल आर। एस्केप स्पीड में नीचे आर स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में भी नीचे आर स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखा है बट उसमें भी आर स्क्वायर नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और फोर्स में ही आर स्क्वायर होता है। ये फोर्स है तो ये उसका एक्सेलरेशन है और वेट इज mg। जी डिक्रीज हो, जी जो है हाईएस्ट है पोल पे, लोएस्ट है इक्वेटर पे। जी ऊपर जाते भी डिक्रीज होता है, नीचे जाते भी डिक्रीज होता है। आई होप आपको समझा। सो विद दिस वी आर डन विद ग्रेविटेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।